तो चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। साल था 1978। इंदौर में एक 62 साल की महिला थी, 5 बच्चों की माँ। 40 साल से ज्यादा की शादी के बाद उनके पति, जो शहर के एक जाने माने वकील थे, उन्हें तलाक दे देते हैं। उनके पास गुजारे का कोई जरिया नहीं बचता, तो वो अदालत जाती हैं और हर महीने सिर्फ 500 रुपए के गुजारा भत्ते की मांग करती हैं। सुनने में ये एक अकेली बुजुर्ग महिला की न्याय की एक सीधी सादी लड़ाई लगती है, लेकिन इस 500 रुपए की मांग ने जल्द ही पूरे देश में एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसमें कानून, धर्म, राजनीति और महिलाओं के अधिकार सब कुछ आपस में उलझ गया। आज हम इसी ऐतिहासिक शाहबानो मामले की परतें खोलेंगे। हमारे पास इस केस से जुड़े अदालती दस्तावेज हैं, कानूनी विश्लेषण हैं और कई लेख भी हैं। हम मिलकर समझेंगे कि कैसे एक व्यक्तिगत लड़ाई ने भारत के कानूनी और सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया, और कैसे इसकी गूंज आज भी हमारी अदालतों से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक में सुनाई देती है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। ये शाहबानो बेगम थी कौन? इनकी कहानी क्या थी? देखिए, इनकी शादी 1932 में हुई थी मोहम्मद अहमद खान से। उनके 5 बच्चे हुए और जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। हाँ, लेकिन फिर 1975 में जब वो करीब 60 साल की थीं, उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। सोचिए, उस दौर में एक 60 साल की महिला के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और 3 साल बाद 1978 में उनके पति ने उन्हें अपरिवर्तनीय तलाक मतलब इर्रिवोकेबल तलाक दे दिया। और यहीं पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जिस कानून का सहारा लिया वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी सीआरपीसी का सेक्शन 125। हाँ। इंदौर की निचली अदालत ने उन्हें सिर्फ 25 रुपए प्रति माह का गुजारा भत्ता दिया। सिर्फ 25 रुपए। जी, और बाद में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाकर करीब 179 रुपीस कर दिया। ये सेक्शन 125 आखिर है क्या, और मतलब ये इतना अहम क्यों था इस केस में? देखिए, सेक्शन 125 जो है वो भारतीय कानून का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये किसी का धर्म नहीं देखता? बिल्कुल। इसका एकमात्र मकसद है लाचारी और बेसहारापन को रोकना। ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास साधन है तो वो अपनी पत्नी, बच्चों या माता-पिता को, जो अपना गुजारा नहीं कर सकते, मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, इस कानून के तहत पत्नी की परिभाषा में एक तलाकशुदा महिला भी शामिल है, जब तक कि वो दोबारा शादी नहीं कर लेती। ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है। तो ये एक सेक्युलर कानून था जो हर किसी पर लागू होता था। लेकिन शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान, वो तो हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनकी दलील क्या थी? उन्होंने पर्सनल लॉ का हवाला दिया होगा। बिल्कुल। उनकी दलील पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आधारित थी। उन्होंने कहा, मैंने शरिया के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। क्या मतलब? उनका कहना था, मैंने इद्दत की अवधि, जो तलाक के बाद करीब 3 महीने की होती है, उसके लिए गुजारा भत्ता दे दिया है। मैंने 3000 रुपये मेहर की रकम भी चुका दी है। अब कानूनन मेरी कोई और जिम्मेदारी नहीं बनती। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उनके साथ खड़ा हो गया था, है ना? हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि अदालतें उन मामलों में दखल नहीं दे सकती जो पर्सनल लॉ के दायरे में आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 2 अलग-अलग कानून टकरा रहे थे। एक तरफ देश का सेकुलर क्रिमिनल लॉ सीआरपीसी 125, जो कह रहा था कि पति को गुजारा भत्ता देना होगा, और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कह रहा था कि इद्दत और मेहर के बाद पति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सही। और यहीं पर ये केस एक व्यक्तिगत मामले से बढ़कर एक बहुत बड़ा संवैधानिक सवाल बन गया। अब सवाल ये नहीं था कि शाहबानो को गुजारा मिलना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये बन गया कि असली सवाल ये था कि जब एक नागरिक का अधिकार और एक समुदाय का पर्सनल लॉ आमने सामने हो तो कौन जीतेगा? क्या देश का धर्मनिरपेक्ष कानून बड़ा है या किसी धर्म का पर्सनल लॉ? यही इस केस का मतलब दिल था। और फिर 23 अप्रैल 1985 को चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने शाहबानो के हक में फैसला दिया। हाँ, उन्होंने साफ कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। और ये भी कि सीआरपीसी का सेक्शन 125 धर्म से ऊपर है और सभी पर लागू होता है। अदालत का कहना था कि इस कानून का मकसद सामाजिक न्याय है, किसी के धर्म में हस्तक्षेप करना नहीं। अगर एक तलाकशुदा महिला बेसहारा हो जाती है तो समाज पर बोझ बनती है, और ये कानून उसी को रोकने के लिए है। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी वो ये कि अदालत यहीं नहीं रुकी। उन्होंने कुरान की आयतों का हवाला दिया।
हाँ, ये अभूतपूर्व था। एक सेक्युलर कोर्ट का धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या करना, ये तो बहुत बड़ी बात थी। और यही इस फैसले का सबसे विवादास्पद हिस्सा भी बना। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कुरान की सूरा 2 की आयत 241 और 242 का जिक्र किया। और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कुरान खुद कहता है कि तलाकशुदा महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव करना और उनके लिए गुजारे का इंतजाम करना नेक लोगों पर एक कर्तव्य है। ऐसा करके वो शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि पर्सनल लॉ बोर्ड की जो संकीर्ण व्याख्या है उसके खिलाफ है। मतलब वो कह रहे थे कि हम आपके ही ग्रंथ के हिसाब से कह रहे हैं कि गुजारा भत्ता देना सही है। बिल्कुल। लेकिन उनके आलोचकों ने इसे 5 हिंदू जजों द्वारा इस्लाम सिखाने की कोशिश के रूप में देखा, और यहीं से धर्म खतरे में है वाली भावना भड़क उठी। अच्छा। अदालत ने एक और बात साफ की। उन्होंने कहा कि मेहर और गुजारा भत्ता 2 अलग-अलग चीजें हैं। मेहर शादी के सम्मान में दी जाती है, वो भविष्य के गुजारे का विकल्प नहीं है। और फिर अदालत ने एक और बम फोड़ा समान नागरिक संहिता पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 44 का जिक्र किया, जो सरकार को एक समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। और अदालत ने बहुत तल्ख टिप्पणी की। क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अनुच्छेद एक मृत पत्र यानी डेड लेटर बनकर रह गया है, और अफसोस की बात है कि सरकार ने राष्ट्रीय एकता के लिए इसे लागू करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। इस एक टिप्पणी ने तो आग में घी का काम किया होगा। बिल्कुल। इस एक टिप्पणी ने इस फैसले को सिर्फ एक गुजारा भत्ते के मामले से कहीं आगे ले जाकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया। और यहीं से असली राजनीतिक भूचाल शुरू हुआ। हाँ, रूढ़िवादी मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। उन्होंने इसे अपने धार्मिक मामलों और पर्सनल लॉ में सीधा हस्तक्षेप माना। उनका तर्क क्या था? अदालत को शरिया कानून की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं है। इस फैसले को इस्लाम पर हमले के तौर पर पेश किया गया। सड़कों पर बड़ी बड़ी रैलियां हुई और माहौल मतलब बहुत तनावपूर्ण हो गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जी। 1984 के चुनावों में कांग्रेस को 400 से ज्यादा सीटों का प्रचंड बहुमत मिला था। इतनी मजबूत सरकार पर इस विरोध का क्या असर पड़ा? यही तो इस कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ है। इतने बड़े बहुमत के बावजूद सरकार दबाव में आ गई। लेकिन कांग्रेस के ये एक बड़े नेता आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने तो संसद में इस फैसले का समर्थन किया था। हाँ, उन्होंने जोरदार समर्थन किया था, लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर से दबाव इतना बढ़ा कि सरकार ने अपना रुख बदल लिया। ऐसा माना जाता है कि कुछ उपचुनावों में हार के बाद सरकार को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर जा रहा है। तो वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटने का मन बना लिया। ऐसा ही लगता है। नतीजा ये हुआ कि 1986 में राजीव गांधी सरकार ने संसद में एक नया कानून पास किया, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। और इस कानून ने क्या किया? इस कानून ने प्रभावी रूप से शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। इस नए कानून में ऐसा क्या था? इसने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को कैसे बदला? इस कानून ने पति की गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी को सिर्फ इद्दत की अवधि तक यानी लगभग 3 महीने तक सीमित कर दिया। ये ठीक वही दलील थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो इद्दत के बाद क्या? कानून ने कहा कि इद्दत के बाद अगर महिला अपना गुजारा नहीं कर सकती तो उसकी जिम्मेदारी उसके उन रिश्तेदारों पर होगी जो उसकी संपत्ति के वारिस होंगे, जैसे उसके बच्चे या माता पिता। और अगर रिश्तेदार भी मदद न कर पाए तो आखिर में ये जिम्मेदारी राज्य वक्फ बोर्ड पर डाल दी गई। वक्फ बोर्ड पर? हाँ, वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम समुदाय की धर्मार्थ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। यानी जिम्मेदारी एक व्यक्ति पति से हटाकर पहले परिवार और फिर पूरे समुदाय की एक संस्था पर डाल दी गई। पति को इद्दत के बाद की हर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। लेकिन एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती, जिस महिला के लिए इतना सब कुछ हुआ, शाहबानो ने आखिर में उन्होंने खुद ही अपना केस वापस क्यों ले लिया? ये तो बहुत अजीब है। ये इस कहानी का सबसे दुखद और कह सकते हैं विडंबनापूर्ण पहलू है। शाहबानो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। जब उन्हें ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरिया के खिलाफ है, तो उन पर अपने ही समुदाय का बहुत भारी दबाव पड़ा। उन्हें लगा कि वो अनजाने में अपने धर्म के खिलाफ चली गई हैं। अच्छा। और इसी सामुदायिक दबाव में आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि वो गुजारा भत्ता नहीं लेंगी और अदालत के फैसले को अस्वीकार करती हैं। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी व्यक्तिगत अधिकार सामुदायिक पहचान के दबाव में कुचल दिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं।
कहानी में एक और मोड़ बाकी था। 1986 के इस नए कानून की संवैधानिकता को तुरंत अदालत में चुनौती दी गई। किसने चुनौती दी? ये चुनौती किसी और ने नहीं, बल्कि शाह बानो के ही वकील डेनियल लतीफ़ी ने दी। और इससे सामने आया डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ का मामला 2001 में। तो अब गेंद फिर से सुप्रीम कोर्ट के पाले में थी। क्या इस बार कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया? नहीं। और यही हमें भारतीय न्यायपालिका का एक अनोखा चरित्र देखने को मिलता है। अदालत ने 1986 के कानून को असंवैधानिक घोषित नहीं किया। क्यों नहीं किया? शायद इसलिए कि ऐसा करने से एक और बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो सकता था। इसके बजाय कोर्ट ने रचनात्मक व्याख्या का रास्ता अपनाया। ये एक तरह की जुडिशियल जुगाड़ है जो टकराव भी टालती है और न्याय भी करती है। रचनात्मक व्याख्या, इसका क्या मतलब हुआ? अदालत ने कानून के एक हिस्से पर ध्यान दिया जिसमें लिखा था कि पति को इद्दत की अवधि के भीतर एक उचित और निष्पक्ष प्रावधान और रखरखाव करना होगा। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि गुजारा भत्ता सिर्फ इद्दत की अवधि के लिए है। इसका मतलब है कि पति को इद्दत की अवधि के दौरान ही अपनी पत्नी के पूरे भविष्य के लिए एक मुश्त रकम का इंतजाम करना होगा। अरे वाह, मतलब शब्दों का खेल। कानून को रद्द किए बिना उसका मतलब ही बदल दिया। हाँ। और शाह बानो फैसले की आत्मा को एक अलग रास्ते से वापस ला दिया। बिल्कुल। अदालत ने कहा कि ये रकम इतनी होनी चाहिए कि महिला अपनी पूरी जिंदगी सम्मान के साथ गुजार सके। तो एक तरह से जो 1986 का कानून छीन रहा था, उसे अदालत ने व्याख्या के जरिए वापस दिला दिया। इसके आलोचक भी तो होंगे। हाँ, इसके आलोचक भी हैं जो इसे न्यायिक बेईमानी कहते हैं। उनका तर्क है कि अगर कानून गलत था तो अदालत को उसे रद्द करने की हिम्मत दिखानी चाहिए थी, न कि शब्दों का खेल खेलना चाहिए था। और क्या ये कानूनी सफर आज भी जारी है? हाँ, ये आज भी विकसित हो रहा है। हाल ही में 2024 के मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 मुस्लिम महिलाओं के लिए आज भी एक विकल्प के रूप में उपलब्ध है। मतलब 1986 का कानून आने के बाद भी? हाँ, अदालत ने कहा कि 1986 का कानून एक अतिरिक्त उपाय है, न कि धारा 125 का विकल्प। यानी एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पास आज दोनों कानूनों के तहत राहत मांगने का अधिकार है। ये एक बहुत बड़ा स्पष्टीकरण है। ये कानूनी गाथा सिर्फ अदालतों तक ही सीमित नहीं रही, इसने हमारे समाज और संस्कृति पर भी बहुत गहरी छाप छोड़ी है ना? बिल्कुल। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण 2025 में आई फिल्म हक है, जिसमें यामी गौतम और इमरान हाशमी हैं। ये फिल्म सीधे तौर पर शाह बानो के केस से ही प्रेरित लगती है। हाँ, ये दिखाता है कि ये मुद्दा आज भी कितना प्रासंगिक है। एक महिला के न्याय और सम्मान की लड़ाई की कहानी आज भी लोगों को आकर्षित करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को लेकर भी एक विवाद हुआ था। शाह बानो की बेटी ने फिल्म निर्माताओं को कानूनी नोटिस भेजा था। जी, उन्होंने कहा था कि ये उनकी मां की कहानी पर बिना सहमति के बनाई गई है, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। क्यों? अदालत ने कहा कि निजता और प्रतिष्ठा जैसे अधिकार व्यक्ति की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं और विरासत में नहीं मिलते। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि फिल्म का डिस्क्लेमर साफ कहता है कि ये एक नाटकीय रूपांतरण है। तो अगर हम इस पूरे मामले की विरासत को देखें तो ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक मील का पत्थर बन गया। बिल्कुल। शाह बानो केस ने पहली बार लैंगिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समान नागरिक संहिता पर एक राष्ट्रव्यापी बहस की नींव रखी, जो आज तक जारी है। और इसने बाद के मामलों के लिए भी जमीन तैयार की। हाँ, सबसे बड़ा उदाहरण है 2017 का शायरा बानो मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल 3 तलाक यानी तलाक़ बिद्दत को असंवैधानिक घोषित कर दिया। शायरा बानो मामले के फैसले में भी जजों ने शाह बानो केस का जिक्र किया था। तो एक अकेली महिला की 500 रुपए की लड़ाई ने आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय के दरवाजे खोल दिए। एक तरह से हाँ। तो कुल मिलाकर एक 62 वर्षीय महिला की अपने गुजारे के लिए 500 रुपए की मांग से शुरू हुई एक लड़ाई ने दशकों तक चलने वाली कानूनी और राजनीतिक बहस को जन्म दिया। इस एक मामले ने कानूनों को नया आकार दिया, सरकारों को फैसले बदलने पर मजबूर किया और आज भी ये हमारी राष्ट्रीय चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। और इसका जो मूल सवाल था वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक देश अपने नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों,
अलग अलग समुदायों की पहचान और समानता के संवैधानिक वादे के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? इस पर सोचने के एक अंतिम विचार ये है, शाहबानो के फैसले को राजनीतिक रूप से पलट दिया गया था, फिर भी उसका मूल सिद्धांत कि किसी महिला के सम्मान और गुजारे के अधिकार को पर्सनल लॉ के नाम पर नकारा नहीं जा सकता, दशकों की न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से न केवल जीवित रहा बल्कि और मजबूत हुआ। ये एक बहुलवादी समाज में कानून, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? क्या न्यायपालिका ही अधिकारों के अंतिम रक्षक है जब राजनीति विफल हो जाती है, या इस गतिशीलता से अपनी अलग तरह की चुनौतियां पैदा होती हैं?